एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा हमारा जो पहला क्वार्टर था अप्रैल टू जून 2023, इसका जीडीपी डेटा इसके द्वारा रिलीज किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी इकोनॉमी इस पर्टिकुलर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर वन जो है 2023-24 का, अप्रैल से जून का, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी 7.8% से ग्रो करी है। और ये पिछले 4 क्वार्टर्स यानी कि पिछले 1 साल के अंदर अगर हम जून 2022 के बाद की बात करें ना, तो वहाँ पर सबसे तेज़ी से ग्रो करी है। तो जो कि एक अपने आप में अच्छी बात है। तो ये ऐसा सर डेटा बढ़िया कैसे आया है, मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो यहाँ पर मेजर रीज़न है इसके पीछे का कि हमारे जो एग्रीकल्चर की बात कर लो और सर्विसेज़ की बात कर लो, इन दोनों ने अच्छा काम किया है। यहाँ पर आप फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज़, इवन हमारे जो होटल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी ने भी अच्छा काम किया है। दिक्कत कहाँ हुई है? दिक्कत हुई है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, यहाँ पर जितना हमने बेहतर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था, उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। ग्रो ये भी किए हैं, पर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे स्लो ग्रो किए हैं, तो ये थोड़ा-सा कंसर्न है। बाकी सभी आप लोग तो जानते ही होंगे जीडीपी के बारे में, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, ठीक है ना? कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उनके नंबर्स हमें पता होने चाहिए। बाकी स्टैटिक पोर्शन तो हमें क्लियर ही है। तो पहला जो क्वार्टर था इस बार का यानी कि अप्रैल से जून महीने, ये जो 3 महीने थे ना, उसमें 7.8% से हमारी ग्रोथ देखने को मिली है, राइट? एक देखो बहुत ही और एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो देखो अदानी जी की जो कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर पहले भी एलिगेशंस बहुत लगते आए हैं। जब आप जानते होंगे 6 महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े खुलासे यहाँ पे किए गए थे, ठीक है? बहुत बड़े एलिगेशंस थे। उसी तरह से इस बार भी ओसीसीआरपी, इन्होंने भी ना बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कि यहाँ पर ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या होते थे, राउंड ट्रिप होते थे, कहाँ से? मॉरिशस बेस्ड कुछ फंड्स मैनेज किए जाते थे। दरअसल में ना एक्चुअली में ये थोड़ा काफ़ी डिटेल वाला मुद्दा है। मैं आपको इकोनॉमी दिस वीक के अंदर ये सारा समझा दूँगा क्या ये मुद्दा है। बट पॉइंट अगर आप बेसिक समझना चाहो तो ये बात है कि यहाँ पर ना गौतम अडानी जी के जो भाई हैं, विनोद अडानी जी, उनका लिंक था 2 लोगों के साथ जो कि आप नोटिस कर पाओगे। एक है आपके यूएई से निसार करके, और साथ ही साथ एक चाइनीज़ नेशनल है, चांग चुंग लिंग। इनके साथ यहाँ पे इनके लिंक थे और ये कहीं न कहीं पैसे को अलग-अलग कंट्रीज़ के माध्यम से मॉरिशस भेजते थे। फिर ये अपना ही पैसा इंडियन मार्केट में लगाते थे जो अदानी बेस्ड कंपनीज़ हैं, ताकि आर्टिफ़िशियली जो इनके स्टॉक प्राइसेज़ हैं उनको एक तरह से इन्फ्लेट किया जा पाए, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़े एलिगेशंस हैं। एलिगेशंस इनफैक्ट ना हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनका रिश्ता क्या है अडानी जी के साथ, इसके ऊपर भी लगाए गए हैं, ठीक है ना? जो ओसीसीआरपी है, उन्होंने भी कुछ इनकी जो इंस्पेक्शंस होती थी और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बने, तो उनके ऊपर भी एलिगेशन इस तरह से लगे हुए हैं। बट देखो ये एलिगेशंस हैं, ठीक है ना? कोई इसके यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि सही है या गलत है, पर यहाँ पर ना कुछ टेक्निकल मुद्दे हैं। जैसे एक शॉर्ट सेलिंग की बात फिर से हुई है, तो शॉर्ट सेल क्या होता है? या फिर इसके साथ ही साथ फ्री फ्लोट क्या होता है? हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ना हमें ये टर्म्स के बारे में जानना होगा और ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, तो आई विल मेक श्योर कि इकोनॉमी दिस वीक के अंदर मैं ये सारी टर्म्स आपको कवर करवा दूँगा। बाकी देखो पॉलिटिक्स के अंदर हम बिल्कुल नहीं जाएँगे, क्या सही है, क्या गलत है, ये धीरे-धीरे जब इन्वेस्टिगेशन होएगी तब पता लग ही जाएगा, है ना? और ऊपर से इधर देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि गवर्नमेंट ने ना एक स्पेशल सेशन बुलाया है। अगले महीने 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का एक सेशन चलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस सेशन में होगा क्या? और सरकार ने ऐसे स्पेशल सेशन क्यों बना लिया गया है? देखो इसका ना किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों बुलाया गया है, ठीक है ना? ये सरकार ने नहीं बताया कि हम क्यों बुला रहे हैं। बहुत सारे अलग-अलग एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो होता है ना, तो एक ही इलेक्शन हुआ करेगा, उसको पास करने के लिए बुलाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वुमेन रिज़र्वेशन बिल है, उसको पास करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमारा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, उसको यहाँ पे पास करने के लिए बुलाया गया है। कुछ कह रहे हैं कि अगले साल इलेक्शन है 2024 में, तो कहीं न कहीं सरकार चाहती है कि इलेक्शन जल्दी करवा लिए जाएँ, तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है कुछ बात हो। एनीथिंग लाइक दैट, इट कुड बी एनीथिंग। अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है, सरकार ने बस इतना बोला है कि स्पेशल सेशन होगा 18 से 22 सितंबर, क्या होगा ये उसी टाइम पता लग पाएगा, ठीक है? तो डेट है आज की दोस्तों 1 सितंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ड्रग प्राइस रेगुलेशन। अब ये क्या चीज़ है? देखो अभी क्या हुआ है ना, हमारी जो एनपीपीए है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यहाँ पर 44 जो ड्रग्स हैं उसके कंट्रोल के अंदर आ गई हैं। अब होता क्या है ना, एक हमारे पास डीपीसीओ होता है। डीपीसीओ क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंतर्गत कहीं न कहीं आपके जो प्राइसेज़ होते हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है कि कौन सी ड्रग कितने में मिलेगी।
तो ध्यान से समझना, इस पर्टिकुलर ऑर्डर के माध्यम से क्या होता है, जो भी आपके प्राइसेज़ होते हैं एसेंशियल मेडिसिन्स के, वहाँ पर एक सीलिंग लग जाती है। सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस, ठीक है? एक सीलिंग मतलब होता है, छत होती है ना सीलिंग जैसे बोलते हैं। वो बोलते हैं कि पे मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे हमने ये लगा दिया। इसके ऊपर नहीं मेडिसिन आप बेच पाओगे। समझे इस बात को? दिस इज़ द हाईएस्ट प्राइस जहाँ तक आप चार्ज कर सकते हो। ये एसेंशियल मेडिसिन्स के केस में होता है। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसके माध्यम से ये चीज़ करी जाती है। अब ये प्राइस किसी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर एसेंशियल मेडिसिन का कितना होना चाहिए, ये कौन तय करता है? ये तय किया जाता है किसके द्वारा? आपके एनपीपीए के द्वारा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए। ध्यान रखने वाली बात ये है कि एनपीपीए जो है ना, वो आता है किसके अंदर? आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। कौन-सी मिनिस्ट्री है ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वाली सर? बताओ, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री है? नहीं, ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र्स। ये बहुत-बहुत ध्यान में रखना है। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंतर्गत आती है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ यहाँ पे नहीं होना। एक जो और चीज़ है यहाँ पे आप नोटिस करोगे, एनएलईएम, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हम वो वाली मेडिसिन्स को इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, देश की जनता को नीड्स पूरा करने के लिए, प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी हैं। उनको बोल देते हैं हम एसेंशियल मेडिसिन्स। अब ये जो लिस्ट मेंटेन करी जाती है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रोल आता है। ठीक है ना? जो एनपीपीए है, मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्थ एंड मेडिसिन के अंदर आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। एनपीपीए तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड वेलफेयर के अंदर ही आती है। पर ये जो लिस्ट वगैरह है ना, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रोल बन जाता है। ठीक है? बाकी आप नोटिस कर ही पा रहे हो, जो आपके शेड्यूल्ड मेडिसिन का जो प्राइस है, वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यहाँ पे तय करती है। ठीक है? नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मूलेशन जो होती है ना, जो इसके अंतर्गत नहीं लिखी गई, वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि जो आपका एमआरपी होता है ना, वो इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पिछले 12 महीने में जो प्राइस था, उसे 10% से ज़्यादा कहीं इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। ये सारी अलग-अलग चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखी जाती हैं। ठीक है ना? जो नए ड्रग्स आ रहे हैं, उनका भी देखा जाता है कि कैसे रिटेल प्राइस क्या होगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्कशन चलते रहते हैं। आपको पूरा डिटेल में नहीं जाना कि कैसे करते हैं, किस तरह से डिस्कशंस होती हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, और कहीं न कहीं एनपीपीए कौन-सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट। अब पहली बात तो ये समझो कि इसको ना रिलीज़ किसने किया है। तो दरअसल में ना हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, वहाँ पर एक एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, ईपीआईसी, उसके द्वारा ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है। और ये रिपोर्ट सुन के ना मुझे बड़ा दुःख हुआ। दुःख क्यों हुआ? क्योंकि देखो, मैं पहले चंडीगढ़ में रहता था। चंडीगढ़ में सब कुछ ना, हवा-पानी बहुत बढ़िया है। अब इन्होंने ना दिल्ली की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने काफ़ी वो करी है, ठीक है ना, कि दिल्ली में सिचुएशन बड़ी ख़राब है। और दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी जो ज़िंदगी है, वो लगभग 12 साल कम हो जाएगी, ठीक है ना? ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट का मानना है। समझ पा रहे हो? क्यों ऐसा सर, ज़िंदगी क्यों कम हो रही है यहाँ पे? क्योंकि एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा खराब है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इन्होंने क्या बात करी है, कुछ इनकी अगर हम डिटेल की बात करें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि ये दुनिया की सबसे वर्स्ट हिट नेशंस हैं। सबसे ऊपर आता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर आता है हमारा इंडिया, ठीक है ना? इंडिया में आप नोटिस कर पाओगे, इतनी जो कंसंट्रेशन है ना, उस वजह से इतने सारे साल हम लूज़ कर जाते हैं। क्योंकि अब खुद सोचो ना, एयर क्वालिटी खराब होगी, कहीं न कहीं उससे जो होगा, आपके बॉडी को अलग-अलग बीमारियाँ लग सकती हैं, ठीक है ना? तो उस अकॉर्डिंगली लोगों की ज़िंदगी उतनी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी जितनी उनको रहना चाहिए था। उसी तरह से नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। आप देख रहे हो सारे के सारे जो हमारे देश हैं, जो टॉप 4 हैं, ये साउथ एशिया के देश हैं, ठीक है? हमारे पड़ोसी मुल्क ही हैं सारे, राइट? तो अगर आप नोटिस करोगे, ओवरऑल साउथ एशिया की बात करें तो 9.7% जो है ना, आपका पार्टिकुलेट पॉल्यूशन इंक्रीज़ हुआ है साउथ एशिया के अंदर। ये अपने आप में पूरे एरिया के अंदर बहुत कंसर्न है। आप लोग सोच रहे होंगे सर, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? देखो, पार्टिकुलेट मैटर वो होता है जो कहीं न कहीं आपके सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, आपके जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो गया, जो एयर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। आप जो अलग-अलग तरह की बर्निंग करते हो, या फिर ना कहीं सी जगह से डस्ट वगैरह जनरेट होती है, उस वो कहीं न कहीं पार्टिकुलेट मैटर का कारण बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शायद ना पीएम 2.5 के बारे में सुना होगा, या पार्टिकुलेट मैटर 10 के बारे में सुना होगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? जैसे ये 2.5, 10 का मतलब, इसका मतलब होता है कि ये उन पार्टिकल्स की बात कर रही है, जिनका डायामीटर उससे कम हो। जैसे अगर हम बात करते हैं पीएम 2.5 की, ये उन पार्टिकल्स की बात करेगा जिनका डायामीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। व्हेयरएज़ पीएम 10 का मतलब उन पार्टिकल्स की बात जिनका डायामीटर आपका 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ठीक है ना? तो ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो पीएम 2.5, पीएम 10 हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना? इसके साथ ही हेल्थ रिस्क वगैरह भी हो जाता है। ठीक है ना? कहीं न कहीं अगर आप नोटिस करो तो एक्सपेक्टेंसी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। यहाँ पर और भी डेटा दिया गया है कि पार्टिकुलर पॉल्यूशन की वजह से 5.3 ईयर्स कम हो जाते हैं एक एवरेज इंडियन के। ठीक है? बाकी इससे आपकी जो
कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, आपका हार्ट की डिजीज़ होती है, कहीं न कहीं उसके से भी कम हो जाते हैं। बाकी मैटरनल मालन्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, उससे भी आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 1.8 ईयर्स कम हो जाती है। ये थी इंडिया की बात, ठीक है ना? इंडियन की बात कर रहे थे। दिल्ली वालों के लिए और भी दिक्कत है। दिल्ली वालों को दिक्कत क्या है कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन-सी है? यहाँ पर इस रिपोर्ट के हिसाब से वो दिल्ली है। दिल्ली में ना अगर आप नोटिस करोगे पीएम 2.5 का लेवल, वो आया है कितना 126.5 माइक्रो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना? ये क्या है? ये जो लिखा है ना, दिस इज़ माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इतना आया है 126, पर होना कितना चाहिए? ये होना चाहिए 5। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि 5 होना चाहिए, तो हमारा 25 गुना से भी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना? इस वजह से जो मैंने आपको बताया इतने सारे साल लूज़ हो सकते हैं। सिमिलरली बाकी पाकिस्तान वगैरह का भी डेटा दे रखा है, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। एक इन्होंने बात करी है चाइना के रिगार्डिंग। देखो चाइना ने ना एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट दिखाई है। पहले चाइना में क्या होता था? पहले चाइना में ना होता था 4.7 इयर्स एक इंसान अपनी लाइफ के लूज़ कर जाता था। पर अब वो ढाई पे ले आए हैं, 2.5 पे ले आए हैं। तो यहाँ पर चाइना ने काफ़ी अच्छी-खासी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है ना? ओवरऑल पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन भी बढ़ा ही है इंडिया के अंदर। 56.2 से हम चले गए हैं 58.7 के ऊपर, जो कि डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, उससे 10 गुना से भी ये ज़्यादा नंबर हमें देखने को मिल जाता है। कौन रिलीज़ करता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ईपीआईसी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसके साथ ही ना एक और चीज़ और है, वो है डब्ल्यूएचओ के साथ लिंक। देखो डब्ल्यूएचओ भी ना एयर क्वालिटी गाइडलाइंस देता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो डब्ल्यूएचओ ने ना एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को के लिए ये 6 आपके पैरामीटर्स बनाए हैं, या रादर आई शुड से कि ये 6 चीज़ों को वो देखता है कि ये एयर पॉल्यूटेंट कितने हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओज़ोन। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो डब्ल्यूएचओ चेक करता है, वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेता। क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड ना एयर पॉल्यूटेंट नहीं कह सकते। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है। बेसिकली जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है ना, तब वो पॉल्यूटेंट बन जाता है। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है, पर वो नेचुरली एयर में अक्कर करता है। तो इसलिए वो उसको एयर पॉल्यूटेंट यहाँ पे डब्ल्यूएचओ कंसिडर नहीं करता। आई होप ये पैरामीटर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो पहली बात तो समझो कि ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि आईएफसी के द्वारा ना अलग-अलग प्रोजेक्ट्स कमिट किए गए थे पिछले साल के अंदर। कितने प्रोजेक्ट्स? उनकी वैल्यू थी लगभग 25,000 करोड़। सर ये कहाँ पे कर रहे हैं? देखो यहाँ पे इनका फ़ोकस है 25,000 करोड़ का कहीं न कहीं हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिकार्बनाइज़ करना, ठीक है ना? उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट को, जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है, उसको हम और बढ़ाएँ, ठीक है ना? हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, एमएसएमईज़ को फाइनेंस मिल पाए। इस तरह के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे आईएफसी ने पैसा कमिट किया था। अब एक्चुअल में है क्या ये आईएफसी? व्हाट इज़ आईएफसी? देखो थोड़ा-सा ना आपको डिटेल में आपको लेके चलता हूँ। आप लोगों ने ना वर्ल्ड बैंक का नाम ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल सर हमें पता है, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1944 के अंदर, ताकि उस टाइम जब वो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी दुनिया कैसी हो? कहीं न कहीं हमारी जो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे लेकर आएँ? ये सारी चीज़ें फ़ोकस थी। ठीक है ना? तो उस टाइम पर जो वर्ल्ड बैंक बना, कहीं न कहीं वो मेजर उसका वो क्या है, दैट इज़ आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बट धीरे-धीरे और भी इंस्टीट्यूशन आए, ठीक है ना? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी है। तो इस तरह से हमने और इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर बनाते गए। देखो एक्चुअल में ना अगर मैं थोड़ा बात करूँ, एक होता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है? ध्यान से समझना, और एक होता है आपका वर्ल्ड बैंक। जब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक की, इसमें आ जाता है आपका आईबीआरडी और आपका आ जाता है आईडीए। ये क्या है सर? आईबीआरडी होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है आईबीआरडी? ये करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करता है। यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट्स को ये पैसा देता है, ठीक है? कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए। तो वो तो काम हो गया आईबीआरडी का। आईडीए का काम क्या होता है? यहाँ पर ना ये दुनिया की सबसे जो पूरेस्ट कंट्रीज़ होती हैं, उनको यहाँ पे हेल्प करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है ना? इसको लिख लो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर ये सारी चीज़ें देता है, कहाँ पर? पूरेस्ट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर। तो कोई आपसे पूछे ना वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या आता है? तो आप नाम नाम लोगे इन दोनों का, आईबीआरडी का और आईडीए का। पर जब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, यहाँ पर आईबीआरडी और आईडीए तो आते ही आते हैं, उसके अलावा 3 और यहाँ पे आपके पार्ट्स आ जाते हैं। सर वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो आ जाता है, एक तो आपका आईएफसी, आईएफसी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना? ये क्या करता है? ये है आपकी प्राइवेट सेक्टर आर्म। यहाँ पर आपकी ये प्राइवेट कंपनीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लेंड करता है। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? ये एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
उसी तरह से आपके पास हो जाता है कौन, आपके सामने देखने को मिलता है मीगा। मीगा क्या है? मीगा इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है ना? इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि मान लो किसी ने ना बाहर दूसरी कंट्री के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, वो कल को इन्वेस्टमेंट ना उसकी फेल ना हो जाए। क्यों ना फेल हो जाए? क्योंकि ऐसा ना हो कल को वो डेमोक्रेसी से अचानक से वहाँ तख्ता पलट हो गया। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये काम होता है मेगा का। ठीक है? वो इन्वेस्टमेंट को गारंटी करता है। और लास्टली होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। कल को कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह आ गए तो उनका सेटलमेंट कैसे होगा, वो यहाँ पर आईसीएसआईडी के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा आईएफसी के बारे में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर पांचों आते हैं, आईबीआरडी, आईडीए, उसके साथ ही आपने जो देखा आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। अकेला वर्ल्ड बैंक की बात करेगा उसके अंदर सिर्फ 2 आते हैं। आई होप आपको इन सभी के बीच में फ़र्क पता लग गया होगा। ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया पहले चारों का मेंबर है, पर आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है। कहने का मतलब क्या? इंडिया आईबीआरडी का भी मेंबर है, इंडिया आईडीए का भी मेंबर है, इंडिया आईएफसी का भी मेंबर है, मीगा का भी मेंबर है, पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इसका इंडिया मेंबर नहीं है। राइट? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज पीएलआई स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर। अब देखो पहली बात तो ये समझो यहाँ पे आईटी हार्डवेयर क्या है। आईटी हार्डवेयर के अंदर ना आपके लैपटॉप हो गया, आपके टैबलेट्स हो गया, इस तरह आपके सर्वर्स वगैरह हो गया, ठीक है, आपका सेमीकंडक्टर डिज़ाइन हो गया, इन सभी को हम यहाँ पे आईटी हार्डवेयर के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं। उसके लिए पीएलए 2 स्कीम 2.0 आई है। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक्चुअली में आप नोटिस करो, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, सर्विसेज हो गया, ये सेक्टर्स अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ना हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ठीक है ना? अब इसी मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं बाहर की कंपनीज को यहाँ पे इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए उनको हम यहाँ पे दे रहे हैं इंसेंटिव्स। ठीक है? तो आईटी हार्डवेयर के लिए भी यहाँ पे हमें पीएलआई स्कीम 2.0 हमें देखने को मिली है। यहाँ पर आपकी एचपी, डेल, लेनोवो, फॉक्सकॉन, ठीक है ना, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन सभी को बहुत हेल्प होने वाली है, ऑलरेडी भी हो रही थी। ठीक है ना? अच्छा रिस्पांस भी आया है। तो अब नई रिवाइज हमने यहाँ पे प्रोडक्शन जो इंसेंटिव स्कीम लेकर आए थे, उसका रिस्पांस हमें अच्छा देखने को मिला है। इसके अंदर पता क्या होता है, इनको बोला जाता है कि आप अपनी जो सेल्स है ना उसको बढ़ाते रहो, मतलब एक बेस ईयर मान लिया जाता है, फिर अकॉर्डिंगली बोला जाता है कि हाँ चलो ठीक है, इतनी सेल तो आप ऑलरेडी करते हो, इसको और बढ़ाओ और बढ़ाओ। जितनी ज़्यादा ये सेल्स बढ़ाते रहेंगे उसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल सेल। पिछले साल के कंपैरिजन में जितनी सेल बढ़ी वो होगी नेट इंक्रीमेंटल सेल। उसके ऊपर इनको यहाँ पे इंसेंटिव दिए जाते हैं, जैसे मान लो अराउंड 5% तक का इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो मैन्युफैक्चर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, कहीं ना कहीं इंडिया क्या बनेगा, सेल्फ रिलायंट बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बाहर जैसे चाइना वगैरह से ये सारी चीज़ें हमें मंगवानी नहीं पड़ेंगी, इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था उनको भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह यहाँ पे मिल पाएगी। ठीक है ना? तो इन सभी को डेफिनेटली इंसेंटिव्स यहाँ पे मिलेंगे। टारगेट सेगमेंट हमने समझ ही लिया कि क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं आपकी, पीसीज, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ठीक है ना, जो भी आईटी हार्डवेयर के अंदर आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो एक अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी इनको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। बाकी हमने देख ही लिया किस तरह से हम चाहते हैं बाहर की कंट्रीज़ को यहाँ पे बुलाएं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो भी अच्छे से कॉम्पिटिटिव बने, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर प्लान हो गया, ये सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर पाएँ। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज़ कार्बन रजिस्ट्री। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ना एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया गया है। देखो एक्चुअल में ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बेसिकली ना यूज़ किया जा रहा है कि कैसे हम कहीं न कहीं अपने जो एनवायरनमेंट के टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। आप सभी को ना कार्बन क्रेडिट्स के बारे में पता होगा। कई बार मान लो कि एक कोई कंपनी है, उसको बोला गया है कि आपने ना इतने यूनिट तक ही आपने यहाँ पे जो है एमिट करना है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करनी है या कुछ भी इस तरह से एमिशन करना है। पर मान लो इसने इससे भी कम किया, तो इसके बाद कुछ बचा क्या ना, ठीक है ना? इसने जितना इसको बोला गया था कि आप इतना टारगेट एमिट कर सकते हो, पर आपने उससे कम ही एमिट किया। व्हेयरएज़ मान लो कि दूसरी कंपनी है, उसको जो टारगेट दिया गया था, उसने उससे भी ज़्यादा एमिट किया। तो अभी पता क्या होगा? ये जिसने ज़्यादा एमिट कर दिया, कहीं न कहीं इसको फिर कार्बन क्रेडिट्स परचेज़ करने पड़ेंगे, है कि नहीं? ये वाला जो है, ये बेच पाएगा इसको, और ये जिसने ज़्यादा एमिट कर दिया, उसको खरीदना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर पता क्या हो रहा है? इसको ये खरीदने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं। क्या इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं? कि भैया आप एमिशन कम करो। एमिशन कम करोगे, उससे क्या होगा? अकॉर्डिंगली आपका पैसा बचेगा। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा एमिट कर रहे हो, कहीं न कहीं आपको कार्बन क्रेडिट वगैरह खरीदने पड़ेंगे। तो इनको कार्बन ऑफसेट भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है ना कि जो ओनर होता है, वो अगर वो इस चीज़ को खरीद लेता है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एमिट कर सकता है। अब यहाँ पर अभी क्या हुआ है, हमने जो यूएनडीपी ने एक तरह से इसके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है। अब इस सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स भी रखा गया है।
यानी कि इसके अंदर आप कुछ चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो आराम से, राइट? तो अकॉर्डिंगली क्या होगा ना, आप अपने हिसाब से कंट्रीज़ अपने हिसाब से कैसे-कैसे क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करना है, कैसे कार्बन क्रेडिट्स को मैनेज करना है, उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँगे एंड अपने जो भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उनको हम अच्छे से अचीव कर पाएँगे, क्लाइमेट चेंज को अच्छे से टैकल कर पाएँगे। मैंने आपको ना जब हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग आई थिंक 4-5 दिन पहले डिजिटल पब्लिक गुड के बारे में पढ़ाया था। वहाँ पर भी यही बताया गया था कि इन टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने अलग-अलग चीज़ डिस्कस की ना, टेलीमेडिसिन का डिस्कशन किया था। हमने जो हमारी कोविन ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, ये सारी डिजिटल पब्लिक गुड थी। इनके माध्यम से हमने कहीं न कहीं ना लोगों की हेल्प करी, उनके अंदर चेंजेस भी लोग कर सकते थे। सेम चीज़ यहाँ पर भी एनवायरनमेंट सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल जाएँगी। इसका फ़ायदा यही होगा कि आप चाहो आराम से यूज़ करो, कस्टमाइज़ करो, कहीं न कहीं कंट्रीज़ आराम से उसको यूज़ कर पाएँगी, ठीक है ना? ओपन सोर्स है, ठीक है ना? अपने आप उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, राइट? एंड ऊपर से अगर आप नोटिस करो यहाँ पर अच्छे से आप उसको ना डेटा को मेज़र कर पाओगे कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे हो रही हैं, क्या हमारे क्लाइमेट एक्शन के जो टारगेट्स हैं हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है, इसको स्केल करना है, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये सारी इस चीज़ के अंदर देखने को मिल जाएँगी। ठीक है? ये तो कुछ टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करने थे, इसके साथ ही ये सब भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये वन मैंने कल, ठीक है ना, कल पढ़ाया था, वो भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, कौन-सा इनमें से ट्रू है, कौन-सा फ़ॉल्स है। उसी तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर एक आपका ये क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के अंदर कौन-कौन से पैरामीटर हमें देखने को मिलते हैं, कौन से नहीं, ये भी मुझे नीचे आप कमेंट्स में बताओगे। उसी तरह से अराउंड 10-12 दिन पहले ना मैंने आपको यूरिया गोल्ड पढ़ाया था। इसका आंसर आप सभी को करना है कि आखिर यूरिया गोल्ड के रिगार्डिंग कौन-कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएँगी। कल जो क्वेश्चन पूछे थे क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था आपका यूनिसेफ के बारे में, तो क्या यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा के अंदर देखने को मिलेंगे? नहीं, ये आपको देखने को मिलेंगे न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या आपको सबसे ज़्यादा कर्नाटका के अंदर देखने को मिलते हैं? ये बात भी गलत है। मैक्सिमम है 26 कहाँ पे? आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें, तो हमारी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या 1973 के अंदर किया गया था? नहीं, 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 ये बात हो रही है 1992 की बात हो रही है, राइट? उसी तरह से कावेरी रिवर के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन दिया था। यहाँ क्या था? क्या ये ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ कर्नाटका से यहाँ पे राइज़ करती है? ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो रीजन आपको पता होना चाहिए। किस-किस के बीच में डिस्प्यूट है? देखो यहाँ पर 3 स्टेट्स की जो बात कर रहे हैं, तो आपके उसका कर्नाटका आ गया, आपका तमिलनाडु आ गया, आपका केरला आ गया एंड यूटी के अंदर आपका आ गया पुडुचेरी। ठीक है? सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, बस क्विकली रिवाइज़ ही कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व कर पाए। नहीं, ये किसको दी गई है? आपने अगर आर्टिकल 262 पढ़ा हो, तो ये पावर दी गई है हमारे पार्लियामेंट को। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहले 2 ठीक हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेगालिथ क्या होते हैं? मैंने आपको समझाया भी था, मेगालिथ 2 वर्ड से बना है। मेगा मतलब बड़ा, ठीक है ना? बिग और लिथ मतलब होता है स्टोन्स। तो कहीं न कहीं ये बिग स्टोन्स को रेफर करता है। एक्चुअली में मेगालिथ एक तरह की आप बरियल साइट की तरह आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको ये पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई थी। साउथ इंडिया के अंदर ना बहुत सारे एरियाज़ के अंदर बहुत फेमस है, जैसे आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिल जाएँगे, केरला, आंध्र प्रदेश। इनके अंदर इस तरह के आपको अलग-अलग देखने को मिल जाएँगे। मैंने आपको स्टोन सर्कल्स वगैरह के बारे में पढ़ाया था। तो अभी रिसेंटली केरला के अंदर ना कुछ इस तरह से मेगालिथिक स्टोन्स हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। तो ये बरियल साइट्स की तरह कंसिडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।